हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर आप लोगों के बड़े क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर बेसिक डेरिवेटिव्स। तो अगर हम बेसिक डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो ये हमारे चार तरीके के हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूएसए इन 3 मंथ्स। आप कोई एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं अमेरिका का अगले 3 महीनों के अंदर, एंड यू आर वरीड अबाउट द एक्सचेंज रेट चेंजिंग। और आपको ये सबसे बड़ी टेंशन है कि कहीं 3 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट है उसमें कोई मैनिपुलेशंस ना हो जाए, कोई वेरिएशंस ना आ जाए। You could enter into a forward contract with a friend who is good with currencies। आपने क्या किया, एक आपका दोस्त जो करेंसीज के मामले में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, आपने उसके साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप लोगों के दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक है आपका फॉरवर्ड और एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ओटीसी मार्केट के अंदर होता है और फ्यूचर जो है हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में होता है। मतलब शेयर मार्केट के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उससे बाहर होने वाले पर्सनल ग्राउंड पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग ओटीसी बोलते हैं। तो दैट मीन्स ओटीसी वो प्लेस होता है जो हमारा शेयर मार्केट से बाहर होता है, पर्सनल ग्राउंड पर, जहां पर हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। You agreed to exchange a certain number of money at today's rate। आपने अपने दोस्त के साथ आज के रेट के हिसाब से करेंसी का एक डील फाइनल कर लिया। दिस वे यू सिक्योर अ फिक्स रेट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल करेंसी। अब हुआ क्या, जब आपने अपना रेट फिक्स कर लिया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले रेट राइज से जो आपको नुकसान था, आपने उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। However, there is a risk that your friend might not fulfill the agreement। बट रिस्क तो है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर, जिसके अंदर हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं म्यूचुअल होते हैं, शेयर मार्केट के जैसे एक किसी ऑथराइज बॉडी में नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये डाउट लगा रहेगा कि कहीं आपका जो फ्रेंड है इस एग्रीमेंट को फुलफिल ना करे, एंड यू कुड फेस सम लॉसेस। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करता हूं तो इसमें डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ प्रॉमिस टू बाय और सेल समथिंग एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग प्रॉमिस करते हैं आपस में किसी भी चीज को बाय या सेल करने के लिए फ्यूचर डेट पर। पीपल ऑफन यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर करेंसीज इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली ये करेंसीज और इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। टू पार्टीज एग्रीज डायरेक्टली टू द टर्म, दीज टर्म्स आर पर्सनलाइज बेस्ड ऑन व्हाट बोथ पार्टीज नीड। हालांकि दोनों की दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअल टर्म्स रखती हैं, आपस में इस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज करती हैं, जहां पर दोनों के दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई हो जाए। रिस्क फैक्टर। सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ओवरसीन बाय एन एक्सचेंज, देयर इज अ रिस्क। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओवर द मार्केट होता है, हमारा ओवर द काउंटर होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिस्क में तो रहता ही है, कहीं सामने वाली पार्टी इस एग्रीमेंट को फुलफिल ना करे। That one party might not keep their promise, for example someone might not deliver the agreed asset। और कहीं ना कहीं किसी भी एक पार्टी के एग्रीमेंट को फुलफिल ना करने की वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क दूसरी पार्टी के लिए हो जाता है। नाउ द सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लिसन, फॉरवर्ड और फ्यूचर ये दोनों ही फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन फॉरवर्ड ओटीसी में डील होता है और फ्यूचर आपका स्टॉक एक्सचेंज में डील होता है। Let's say you are a farmer and you are worried that the price of wheat might not drop by the time you harvest। आप एक फार्मर हैं, आप इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि प्राइस जो है फ्यूचर में वीट का कम ना हो जाए। यू कुड एंटर इनटू ए वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने क्या किया, वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। दिस कॉन्ट्रैक्ट गारंटी यू अ फिक्स सेलिंग प्राइस फॉर योर वीट। अब चूंकि आप कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर डील कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको गारंटी देता है आपके फ्यूचर के सेल प्राइस को लेके, एक फिक्स सेल प्राइस को लेकर।
व्हेन यू आर रेडी टू सेल, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम पोटेंशियल प्राइस डिक्रीज, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से। द एक्सचेंज एंश्योर बोथ पार्टी स्टिक टू द एग्रीड टर्म। अब जब आप एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी के अंडर में होंगे और स्टॉक एक्सचेंज आपकी इस बात को एंश्योर करेगा बायर और सेलर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ डील बिटवीन टू पार्टीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच का डील है। टू बाय और सेल समथिंग एट ए स्पेसिफिक प्राइस, और दोनों की दोनों पार्टी एक स्पेसिफिक प्राइस पे या तो चीज को बेचेंगी या वो खरीदेंगी। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। फॉरवर्ड जो है पर्सनल होता है और जबकि फ्यूचर जो है आपका ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में डील किया जाता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, मीनिंग दे हैव सेट टर्म्स दैट एवरीवन फॉलो। अब यहां पर जो आपकी ऑर्गेनाइज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनके रूल्स सबके लिए फिक्स है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिग बायर है, स्मॉल बायर है, सबके लिए रूल उनके स्टैंडर्डाइज हैं, सेम है। द एक्सचेंज एंश्योर दैट द डील हैपन्स एज एग्रीड अपॉन। अब फॉरवर्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि सामने वाली पार्टी अगर डिच कर गई तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को उसकी वजह से सफर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर स्टॉक एक्सचेंज हमेशा इस बात को इंश्योर करता है कि जो डील है वो हो जानी चाहिए फ्यूचर में। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वन पार्टी नॉट होल्डिंग अप एंड एंड ऑफ द बार्गेनिंग, और कहीं ना कहीं ये आपके रिस्क को भी कम करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, द बायर इज कॉल्ड लॉन्ग एंड द सेलर इज कॉल्ड शॉर्ट। जो बायर होते हैं हम उनको लॉन्ग बोलते हैं और जो सेलर होते हैं उनको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नाउ द थर्ड इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन गिव्स यू राइट टू बाय और सेल समथिंग इन फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑप्शन आपके पास एक चॉइस देता है कि आप जो है फ्यूचर में डील को फाइनलाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये आपके लिए एक चॉइस बन जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। राइट टू बाय, अगर हमें किसी चीज को खरीदनी होती है तो इसे हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। राइट टू सेल, और अगर हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में किसी को बेचते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको पुट ऑप्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, यू बाय अ कॉल ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ₹150। आप 100 शेयर्स खरीद रहे हैं 150 के रेट से। इफ द स्टॉक प्राइस इज गोज अप, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू बाय एट 150। शेयर प्राइस जो है बढ़ जाता है, आपका 150 के बजाय 200 हो जाता है, बट आपकी तो डील 150 की है, आप इसको लेंगे। देन सेल एट द हायर मार्केट प्राइस। पुट ऑप्शन, यू बाय अ पुट ऑप्शन फॉर 50 शेयर ऑफ ए कंपनी एट 200। आपने 50 शेयर्स को सेल करने के लिए निकाला ₹200 पर शेयर के हिसाब से। इफ द स्टॉक प्राइस फॉल, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू सेल 200। और अगर शेयर मार्केट में स्टॉक का रेट कम जाता है तो आप उसको 200 पर बेच सकते हैं, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम लॉस। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं टाइप की बात करता हूं तो एक होते हैं यूरोपियन और एक होते हैं अमेरिकन। यूरोपियन ऑप्शंस, यू कैन एक्सरसाइज इट ओनली एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जब वो पूरा हो जाता है तभी आपका ऑप्शन मैच्योर होगा। इसे हम लोग यूरोप ऑप्शन बोलते हैं, यूरोपियन ऑप्शन सॉरी। अमेरिकन ऑप्शन, यू कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, या आपके पास 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है बट आप विद इन 3 मंथ्स कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन। स्वैप, स्वैप आर लाइक फाइनेंशियल डील बिटवीन टू पार्टीज। स्वैप अपने आप में एक फाइनेंशियल डील होती है टू पार्टीज में, वेयर दे एक्सचेंज मनी इन फ्यूचर बेस्ड ऑन ए सेट प्लान। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। इमेजिन यू हैव अ लोन विद अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। आपने कोई एक लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब उसमें कोई भी फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एंड योर फ्रेंड हैज अ लोन विद अ वेरिएबल रेट, और आपके फ्रेंड के पास जो लोन है वो वेरिएबल रेट है। यू डिसाइड टू एक्सचेंज योर इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया अपना इंटरेस्ट पेमेंट को। नाउ यू गेट अ बिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर फ्रेंड गेट सम स्टेबल। अब चूंकि आप जो है हमेशा फिक्स देते आ रहे थे, अब एक्सचेंज कर लिया आपने इंटरेस्ट, तो इससे क्या हो गया, आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, और आपके फ्रेंड जो हमेशा वॉलेटाइल पोजीशन में रहता था उसको कुछ हिस्सा फिक्स का मिल गया। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। बोथ पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट इज इन द सेम करेंसी। सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट पेमेंट में एक्सचेंज तो होता है बट ये सेम करेंसी में होता है।
नाउ द करेंसी स्वैप, पार्टीज नॉट ओनली एक्सचेंज द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बट ऑल्सो द इंटरेस्ट। इसके अंदर हम मनी को भी एक्सचेंज करते हैं और इंटरेस्ट को भी एक्सचेंज करते हैं। बट यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, द कैश फ्लोज इन वन डायरेक्शन आर इन डिफरेंट करेंसी दैट दोज इन द अपोजिट। अब यहां पर हमेशा करेंसी का एक्सचेंज रहता है, मतलब एक करेंसी और दूसरी करेंसी में एक्सचेंज रहता ही रहता है। थिंक ऑफ ए कंपनी इन इंडिया प्लानिंग टू एक्सपेंड इन द यूएस। इंडिया की एक कंपनी है जो यूएस में अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। दे फाइंड यूएस कंपनी विद प्लान टू ग्रो इन इंडिया, और वहां पर एक यूएस में कंपनी है जो इंडिया में अपने आप को ग्रो करना चाहती है। तो मतलब इंडिया की कंपनी यूएस में ग्रो करना चाहती है और यूएस की कंपनी इंडिया में ग्रो करना चाहती है। द मैजिक हैपन व्हेन दे डिसाइड टू स्वैप बोथ मनी एंड फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट। और मैजिक तो तब हुआ जब दोनों ने मनी और इंटरेस्ट पेमेंट को स्वैप कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, बट इन ईच अदर करेंसी, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी कंट्री की करेंसी में उसको एक्सचेंज करा। नाउ दे कैन टेक नेविगेट देयर न्यू मार्केट विद इजीली। अब इससे क्या गया कि इंडिया के पास यूएस की करेंसी है और यूएस कंपनी के पास इंडियन की करेंसी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्वैप से बहुत अच्छे ढंग से नई मार्केट को नेविगेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट। तो हम लोगों ने पहले तो पिछले लेक्चर में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो डेरिवेटिव्स की पढ़ी थी, इसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अर्ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ईबीओटी। अर्ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन यूएस एम टू एंश्योर बायर एंड सेलर फॉर कमोडिटी। स्टार्टिंग में ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे यूएस के अंदर थे, जहां पर मेन था एम हमारा बायर और सेलर दोनों कमोडिटी में एक दूसरे के साथ डील कर सके। क्रेडिट रिस्क पोज्ड अ चैलेंज लीडिंग शिकागो बिजनेसमैन टू फॉर्म द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। और क्रेडिट रिस्क कहीं ना कहीं शिकागो के बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी, और उसके लिए उन्होंने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड को एस्टेब्लिश किया 1848 में। सीबीओटी, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नोन एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन 1865। देखिएगा ये बोर्ड एस्टेब्लिश तो 1848 में हुआ था, लेकिन ये इसने अपने आप को रजिस्टर्ड 1865 में कराया था। अपने आप को इसने फर्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से रजिस्टर्ड कराया। द कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन द 70s क्रिएट करेंसी वॉलेटिलिटी पुशिंग कंट्रीज टू अडेप्ट। अब कोलैप्स हो गई थी फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट 1970 के अंदर, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज की जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई थी। In 1972, foreign currency future were introduced at the Chicago Mercantile Exchange to help manage risk. अब हुआ क्या, 1972 में फॉरेन करेंसी फ्यूचर डेवलप किए गए शिकागो के अंदर, ताकि जो रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिशेस द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। अब ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था इसका नाम हो गया है बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज 1973 में। First stock index future based on S&P 500 index start trading in city. Explain participant in derivative market. Derivative market में participant कौन से हैं? First is stock exchange. This is like a marketplace where people buy and sell derivative. अब stock exchange अपने आप में एक place है, marketplace है, जहां पर जितने भी buyers होते हैं वो उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है डेरिवेटिव्स को खरीदने का, और सेलर्स के पास प्लेटफॉर्म होता है डेरिवेटिव्स को बेचने का। जस्ट लाइक हाउ यू माइट गेट ग्रोसरी फ्रॉम अ स्टोर। फॉर एग्जाम्पल द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर, दे आर द सेकेंड पार्टिसिपेंट। दीज आर द पीपल और इंस्टीट्यूशन हु बाय एंड सेल। ये पीपल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो डेरिवेटिव्स को बाय या सेल करते हैं। दे कैन बी एनीवन फ्रॉम रेगुलर इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी। रिटेल इन्वेस्टर, ये आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और बिग कंपनीज या बैंक्स भी हो सकते हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट रीजन फॉर बाइंग डेरिवेटिव। अब चाहे मैं डेरिवेटिव बाय कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, सबके अपने अपने रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल इन्वेस्टर माइट बाय अ डेरिवेटिव टू स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर प्राइस। एक रिटेलर ने डेरिवेटिव खरीदे हैं, सस्ते रेट पे खरीदे हैं ताकि वो फ्यूचर में उन्हें बेच सके महंगे रेट पर और वो प्रॉफिट अर्न कर सके। While a bank might use derivative to manage risk in their investment. और बैंक जो है इन डेरिवेटिव्स को खरीद रहा है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। Regulatory authorities, these are the third participant. These are the government organizations that make sure everything in the derivative market is fair and legal. ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर हर चीज फेयर और लीगल हो रही है या नहीं हो रही है। दे सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, और इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूल्स और रेगुलेशन को बनाया है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कीप द मार्केट रनिंग स्मूथली। इन इंडिया सेबी, इंडिया में सेबी है जो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रहे ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे और साथ साथ मार्केट बहुत पीसफुल चलती रहे। अदर्स, these are various other entities that play a role in the derivative market। ये हमारी बाकी की सब एंटिटीज हैं जिनका डेरिवेटिव मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज, these are organizations that handle the process of transaction and make sure everything। क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी जो है इस बात पे फोकस करती है कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेटल रहनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, these assess the credit worthiness of companies and government। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है कंपनीज की और गवर्नमेंट की। इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, अब देखिएगा इन्वेस्टर है, प्रॉब्लम भी होगी, कोई ना कोई उसका ग्लिच भी होगा मार्केट के अंदर, वो उसकी प्रॉब्लम को हम कहां रख सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल बनाए हैं। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल कंप्लेंट और इश्यूज दैट इन्वेस्टर्स में हैव विद देयर इन्वेस्टमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने ग्रीवेंसेस सेल, ये कहीं ना कहीं हैंडल कर रही है कंप्लेंट्स को इन्वेस्टर्स की, जिससे इन्वेस्टर्स जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहा है। सो आज मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स के बेसिक भी बताए हैं और पार्टिसिपेंट्स भी बताए। होपफुल्ली आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। अब हम इसका थर्ड लेक्चर अलग से ना डाल के वन शॉट के अंदर ही बचा हुआ सारा का सारा पूरा करेंगे। मतलब ये टोटल आपके 3 लेक्चर का हिस्सा थे, जिसके फर्स्ट और सेकंड 2 सेपरेट मैंने लेक्चर की वीडियो बनाकर डाली है, और थर्ड जो छोटा सा कंटेंट है उसके हम सेपरेट वीडियो कोई नहीं डालेंगे, उसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।